इला की बात को सुनकर एबी हंसता है और कहता है, तुम चाहो तो मुझसे ले लो, फिर बाद में वापस कर देना। ये मजाकिया था एबी के लिए। वो बस इला को उबाऊ महसूस नहीं करवाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इला ये सोचे कि वो एबी के पैसे को खुद पर खर्च कर रही है, वरना सच तो यही है कि एबी का सब कुछ इला का ही तो है। वो आज तक जो कुछ भी हासिल कर रहा था सब अपनी वाइफ के लिए ही कर रहा था। एबी की बात मानकर इला आज उसके साथ बाहर गई। मोबाइल फ़ोन खरीदने के बाद इला ने अपने लिए कपड़े लिए। इला की पसंद एबी से बिल्कुल अलग है। जहाँ इला अपने लिए शॉर्ट ड्रेस लेती है तो वहीं एबी को जर्मन फुल ड्रेस पसंद आते हैं। फिर भी वो चाहता है कि इला वही करे जो उसे पसंद है। पूरा दिन एबी के साथ घूमने के बाद इला शाम को वापस आते ही सोफे पर जा गिरती है। वो बहुत थक गई है। उसे थका हुआ देखकर एबी कहता है, कैसा लगा आज का दिन? मैं सच बोलूँ तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करना उतना भी उबाऊ नहीं है, लेकिन तो एबी हकलाते हुए पूछता है, लेकिन? इला जोर से हंस के जवाब देती है, लेकिन तुम बुजुर्गों के जैसा बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ शॉपिंग गई थी, किसी दोस्त के साथ नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं से भी एक फ्रेंड जैसा बिहेव नहीं कर रहे थे। हाँ, सही तो लगा तुम्हें? एबी ने बेबाकी से बोल दिया। एबी का जवाब सुनकर इला को थोड़ा अजीब लगा। क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? ये मत भूलो तुम शादीशुदा हो। हाँ, बस वही तो नहीं भूल सकता हूँ मैं कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक वाइफ भी है। और वो एकदम शांत स्वभाव के साथ खुद सोफे पर बैठ गया और अपने कल्पनाओं में वो खुद से बातें करने लगा। हल्की मुस्कान के साथ वो खुद से कहता है, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी एक वाइफ है। जब जिंदगी के आखिरी पलों में रहूँ या भी उम्र के 80 साल के पड़ाव पर रहूँ, शायद तब भी नहीं भूल सकता हूँ कि एक आह भरते हुए एबी सोचता है, काश उसकी भी शादी एक नॉर्मल शादियों जैसी होती। आज इला को शॉपिंग करवा के उसे कितना अच्छा लग रहा था। अगर उसकी शादी एक नॉर्मल शादी होती तो शायद इला के साथ अपनी आज की खुशी को शेयर कर सकता था। लेकिन ये सब उसका बस एक ख्याल है जो सच्चाई से कोसों दूर है। क्या हुआ सर, आप कहाँ खो गए? एबी के ख्यालों को तोड़ते हुए इला बार बार उसे सर बोल रही थी। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, मैं तुमसे 7 साल ही तो बड़ा हूँ। सर बोलती हो तो मुझे लगता है मैं बहुत बुजुर्ग हूँ। इला ठहाके मारकर हंस पड़ी। उसे हंसता देख एबी की दुनिया रुक सी जाती है। उसे एक सुकून सा मिलता। तुम्हारे पास अब फ़ोन है, क्या तुम तुम्हारे पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं करोगी? आखिरकार उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, तुम्हें अब उनसे बात कर लेना चाहिए। मैं उनसे बात तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगी। जैसे मैं अपने आज़ादी के लिए उनके सामने रोई थी और उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा था, वैसे उन्हें भी मेरे लिए आंसू बहाने दो। एबी के दिल पर एक पत्थर सा जा गिरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इला नफरत के आगे किस तरह अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचा सकती है। कहीं न कहीं एबी इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है। वो जानता है कि इला गलत है, लेकिन वो अभी उसे समझा नहीं सकता है क्योंकि इला कुछ समझने को तैयार भी नहीं है। इसी तरह 2 हफ्ते इला को आराम करते हुए बीत चुके हैं। अब वो काम पर जाना चाहती है। आज वो एबी का इंतज़ार कर रही थी। रात के 11 बज चुके हैं और एबी अभी तक नहीं आया है। इला अकेले बहुत बोर हो रही थी। वो बस ऐसे ही एबी के कमरे की तरफ चली गई। सामने रखी डायरी पर उसकी नज़र पड़ी। अरे, ये तो वही डायरी है जिसे एबी अक्सर यूज करता है। इला उसे देखती उससे पहले ही डोर बेल बजी। इला समझ गई एबी आया है। वो दौड़कर गेट खोलती है। साउथ कोरिया की सर्दी से शायद ही कोई वाकिफ ना हो। आज एबी की हालत को देखकर लग रहा था वो बहुत बुरी तरह सर्दी महसूस कर रहा है। इला उसे देखकर जोर से बोलती है, अरे आप तो काँप रहे हैं। एबी का मैनेजर जो उसके साथ था वो बोलता है, मैम पहले सर को रूम में जाने दीजिए, सर भीग गए थे, इन्हें सबसे पहले कपड़े बदलने की ज़रूरत है। एबी अपने मैनेजर से कहता है, तुम इतना परेशान मत रहो, मैं ठीक हूँ, तुम फाइल निकाल कर लाओ और फिर वापस जा सकते हो, काफ़ी देर हो चुकी है। इतना बोलते हुए एबी रूम में चला जाता है। इला अभी भी वही सोफे पर बैठी है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो एबी के लिए बहुत फिक्रमंद है। मैम, मैं ये फाइल टेबल पर रख रहा हूँ, आप सर से प्लीज़ बोल देना कि वो पहले रेस्ट करे, बाद में इन फाइलों को देखे। मैंने ऑलरेडी क्रॉस चेक कर लिया है। आप मुझे मैम क्यों बोलते हो? हमारी उम्र तो आसपास लगती है। आप तो मुझसे ओहदे में बड़े हो, तो मैम क्यों बोलते हो? हालांकि मैनेजर को पता है कि इला एल्बर्ट की वाइफ है, तो वो कैसे इला को नाम से बुला सकता है? एबी का मैनेजर जिसका नाम जूनसू है, वो एबी का सबसे ईमानदार और मेहनती वर्कर है। जब एबी कोरिया में नहीं होता है तो सारी जिम्मेदारी जूनसू निभाता है और एबी उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता था।
एबी अपनी छोटी सी बात भी जुनसू से शेयर करता था। कहने को तो उन दोनों के बीच मालिक और मैनेजर का रिश्ता था, लेकिन एबी उसे अपने भाई जैसे प्यार करता था। जुनसू अभी सिर्फ 20 साल का है, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड था, जिसकी काबिलियत को देखकर एबी ने उसे अपना पर्सनल मैनेजर की पोस्ट दी थी। तुम चुप क्यों हो? क्या मैं तुमको बहुत बड़ी दिखती हूँ जो तुम मुझे मैम बोलते हो? बोलो। और इला के बचकाने सवाल शुरू हो गए, जैसे क्या एक क्यूट लड़की को मैम बोलना ज़रूरी है? क्या तुम्हें पता है इससे गर्ल्स को कितनी हैवी फील होता है? तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाते? मैम बुलाना ज़रूरी है क्या? जुनसू के पास कुछ जवाब नहीं था। वो मैं तभी एबी वहाँ आकर बोलता है, जुनसू तुम इला को नाम से बुला सकते हो, आखिर तुम दोनों हम उम्र हो। तुम्हें तो फ्रेंडशिप भी करनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों हम उम्र होने के साथ साथ एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम इला को नाम से भी बुला लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। जुनसू को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एबी उससे इस तरह इला का नाम लेने के लिए कहेगा। हाँ बिल्कुल, ये सही है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, इला दांत निकाल कर बोली। लेकिन जुनसू डरा और सहमा सा चुपचाप उन दोनों की ओर देख रहा था। तभी एबी की तगड़ी चीख ने जुनसू और इला का ध्यान खींचा। जुनसू घबराकर कहता है, अरे नहीं सर, आपको तो सर्दी लग गई है, मैं आपके लिए एक बेहतर कॉफ़ी बना देता हूँ, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। इतना बोलकर जुनसू किचन की ओर भागता है और इला जुनसू के बर्ताव से इतना तो समझ चुकी है कि जुनसू एबी के बहुत करीब और वफादार है। कॉफ़ी सर्व करते हुए जुनसू कहता है, सर आप कहे तो कल की मीटिंग मैं अटेंड कर लूँगा। आपको आराम की ज़रूरत है क्योंकि आप सर्दी के मामले में बहुत सेंसिटिव है। इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी रात हो चुकी है तो तुम आज यहीं रुक जाओ। एबी की बात को काटने की जुनसू में जरा सी भी हिम्मत ना थी। इला चुपचाप उन दोनों को देख रही थी और फिर बोली, मिस्टर एबी मुझे भी कुछ कहना है। इस तरह इला के व्यंग भरे शब्दों ने एबी और जुनसू दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब अपने काम पर फिर से जाना है। एबी पूछता है, क्या तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल, मैं अब ठीक हूँ। कॉफ़ी की सिप लेते हुए इला अचानक से जुनसू से बोली, तुम एबी को कब से जानते हो? जुनसू कहता है, मैं सर को 5 सालों से जानता हूँ और सर के साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा तुम्हारे बॉस शादीशुदा है। इला तो बस एबी की वाइफ के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसकी बातों से जुनसू और एबी को हंसी जरूर आ रही थी। वो इतने बचकाने सवाल जो पूछ रही थी। जी मैम, मुझे पता है कि सर शादीशुदा है। फिर इला कहती है, क्या वाकई तुम्हें पता है? तो बताओ तुम्हारे बॉस अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं रहते हैं? एबी ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उसे बस इस बात पर हंसी आ रही थी कि उसकी वाइफ खुद से जेलस कैसे फील कर सकती है। जुनसू को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इला के सवालों का जवाब दे तो दे क्या, क्योंकि वो तो शुरू से जानता है कि एबी की वाइफ इला ही है। एबी ने बीच में ही इला को रोकते हुए कहा, तुम इस तरह मेरे मैनेजर से पर्सनल सवाल नहीं कर सकती हो और हमें अब सोना चाहिए, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है। मुझे कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी अटेंड करनी है, इसलिए मुझे भी टाइम से सोना होगा। लेकिन इला ने एबी की बातों को अनसुना कर दिया और फिर पूछा, क्या आपने अपने बॉस की वाइफ को देखा है? जुनसू जवाब में हाँ बोलता है। इला फिर कहती है, क्या वो क्यूट है? जुनसू इला को देखकर हाँ बोलता है। इला फिर बोलती है, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा क्यूट है? मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब जुनसू चुप रहा। एबी तपाक से बोल पड़ा, नहीं तुमसे ज़्यादा क्यूट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी है। आई थिंक क्यूटनेस में दोनों सेम हो। इला चिढ़कर बोलती है, मेरी जैसी का क्या मतलब हुआ? क्या वो भी 18 साल की है और मेरी जैसी क्यूट है? एबी बोलता है, मेरी वाइफ बहुत क्यूट है इला, वो बहुत ही मासूम और प्यारी सी है। उसकी मुस्कान सुबह की खिली धूप की तरह है, उसकी आवाज़ साउथ कोरिया के बारिश की तरह है, उसकी चंचलता चेरी ब्लॉसम के फूलों की तरह है और उसकी हरकतें किसी झीनी सर्द की रातों की तरह। एबी आगे और कुछ बोलता उससे पहले ही इला बोल पड़ी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और वो गुड नाइट बोलकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जुनसू तो एबी का मुंह ताकता ही रह गया। उसने आज पहली बार एबी को इस अंदाज में देखा था। वो हैरान था ये देखकर, जो हमेशा बिजनेस और काम की बात करते रहते हैं, वो किस तरह से आज बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है, क्या मैम को बुरा लगा? वो अचानक से चली क्यों गई? एबी मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ इला को बुरा लगा क्योंकि उसके सामने मैंने अपनी वाइफ की तारीफ की। जुनसू फिर कहता है, लेकिन सर आप उनसे कब तक सच छिपा कर रखेंगे? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपने उनसे सच छिपाया है? क्या तब वो और ज़्यादा हर्ट नहीं होगी या फिर और ज़्यादा गुस्सा नहीं होगी? मैं जानता हूँ
जुनसू, तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मेरे पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं इला से बता दूं कि मैं ही एल्बर्ट हूँ तो शायद वो यहाँ 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करेगी। और इस देश में जो अभी इला के लिए एक अनजान देश है, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि जब उसे पता चले कि मैं ही एल्बर्ट हूँ और मैंने उससे सच छिपाया है, तब शायद वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगेगी। लेकिन उस नफरत की वजह से मैं उसे अभी जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। कम से कम मैं उसे तब तक सच नहीं बता सकता हूँ जब तक वो समझदार और काबिल न हो जाती है। कहीं न कहीं जुनसू जानता है कि एबी अपनी जगह पर सही है। फिर वो कहता है, सर मैं रूम पर जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी फाइल रेडी करनी है जो कल के मीटिंग में प्रेजेंट करना है। और एबी के रोकने के बावजूद भी जुनसू नहीं रुका और जाते जाते वो एक नज़र उठाकर इला के कमरे की तरफ देखता है, जैसे इंसान कोई अपनी छुरी हुई चीज़ देखता है। लेकिन इला के आंखों के सामने से नींद अभी भी ओझल थी। आखिर वो 18 साल की लड़की ही थी। उसे अब तक एबी से लगाव हो चुका था। कहीं न कहीं वो उसे पसंद करती थी, तो उसे बुरा लगना ही था। काश वो समझ पाती कि उसे बस एबी से लगाव है, प्यार तो उसे हुआ भी नहीं है। वो तो यही सोचकर करवटें बदलती रही कि आखिर एबी की वाइफ कहाँ है और उन दोनों में ऐसा क्या हुआ है जो एबी बताना नहीं चाहता है। अगले दिन इला जल्दी उठी और तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा एबी पहले से नाश्ता रेडी कर चुका था। इला तेज आवाज में कहती है, अरे नहीं, मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊं लेकिन ये इंसान मुझसे जल्दी ही उठता है। इला की आवाज़ इतनी तेज थी कि एबी साफ साफ उसे सुन सकता था। एबी भी रेडी हो चुका था। उसने इला से कहा, हमें देर हो रही है, हमें पहले नाश्ता करना चाहिए। इला और एबी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन इला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि एबी आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसमें कोई शक नहीं है कि जब भी वो ब्लैक ड्रेस पहनता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ हो ही जाता है, जिस तरह इला आज उससे खींच रही थी। खामोशी को तोड़ते हुए एबी कहता है कि अगर तुम्हें मेरा जल्दी उठना पसंद नहीं है तो मैं कल से लेट उठना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना सीखना होगा। इला तेज से बोली, क्या आपने सुन लिया था? एबी हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अब तुम इतनी तेज बोलोगी तो सुनाई देगा ही। इला कुछ भी नहीं बोल पाई। थोड़ी देर में वो बोली, ऑफिस में अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है लास्ट डे क्या हुआ था। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं सब देख लूँगा। इतने में एबी की नज़र इला के शूज पर जाती है, जिसके लेसेज इला सही से नहीं बांध पाई थी। एबी तुरंत नीचे बैठकर इला के पैर को पकड़ता है और कहता है, फिलहाल तुमने ये लेसेज सही से नहीं बांधे हैं, जिसे सही करने की ज़रूरत है। इला के मना करने के बावजूद एबी खुद से इला के शू के लेसेज बांधता रहा। इतने में जुनसू भी एबी को रिसीव करने आ चुका था। उसने एबी को इला के लेसेज को सही करते हुए देख लिया। वो अचानक से आ पहुंचा था तो वो वापस भी नहीं मुड़ सकता था। इला को अजीब लगा। उसे लग रहा था कि शायद एबी को अच्छा ना लगे कि जुनसू ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है, लेकिन एबी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो जुनसू को 2 मिनट रुकने के लिए बोलकर इला के लेसेज सही करता रहा। इला की हार्ट बीट तेज थी, लेकिन कहीं न कहीं वो एबी को खुद की नज़रों में बहुत उठा हुआ महसूस कर रही थी। जुनसू ने इला के आते ही कार का दरवाज़ा खोला, लेकिन एबी ने समझ लिया कि इला को जुनसू का ऐसा बर्ताव सही नहीं लगता है। हालांकि एबी जानता है कि जुनसू इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो जानता है कि इला उसकी वाइफ है, इसलिए वो इला के साथ ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करता है। एबी कहता है, जुनसू तुम्हें और इला को दोस्ती करनी चाहिए और तुम्हें इला के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे तुम दोनों को सहज महसूस हो। जुनसू हाँ में सिर हिलाता है और फिर वो बोलता है, आई एम सॉरी सर, मैं बिना बेल बजाए अंदर आ गया था क्योंकि इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं एक पल के लिए भूल गया था कि इला मैम अब आपके साथ रहती है। मेरा मतलब इला आपके साथ रहती है। मैं आगे से ख्याल रखूँगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। फिलहाल तुम कार चलाने पर फोकस करो। इला उनकी बातों को सुनकर सोच रही थी, ये दोनों मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं ही एबी की ऑफिशियल वाइफ हूँ। इला बस पीछे सीट पर बैठी चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। इला ऑफिस पहुंचकर थोड़ा सा नर्वस थी। पहुंचते ही एबी ने एम्प्लॉय मीटिंग रख दी, जहां इला भी मौजूद थी। मीटिंग के बाद एबी ने कहा कि इला की तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं है, तो आप लोग उसे अच्छे से ट्रीट करना, जैसा कि यहाँ के हर एम्प्लॉय के साथ किया जाता है। एबी जानता था कि कहीं न कहीं ऑफिस में हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इला इतना बीमार क्यों हुई और आखिर एबी उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा था। मीटिंग के बाद इला एबी के कैबिन में आई। उसने देखा
कि एबी किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए निकल रहा था। इला को देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम अब भी नर्वस हो? तुम्हें इस माहौल से खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना है। तुम उनके सवालों का जवाब दे सकती हो, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। एक एम्प्लॉय की तरह अच्छे से इस सिचुएशन से निपट सकती हो। तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही हो। नहीं, वो बात नहीं है, एबी पूछता है। फिर क्या बात है? इला कहती है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं आपकी कौन हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ आती हूँ, तो शायद वो मुझसे पूछे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी? एबी मुस्कुराकर बोलता है, फिलहाल तो तुमसे कोई भी ये सवाल नहीं करने वाला है, लेकिन अगर पूछे भी तो तुम कुछ भी बता सकती हो। कुछ भी से क्या मतलब है? इला पूछ लेती है। फिर एबी हंसते हुए कहता है, कुछ भी से मतलब है फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर या हस्बैंड बता देना। जुनसू भी वही करा था। इला बोली, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, जबकि तुमने ही मुझसे कहा है कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए? एबी कहता है, 18 साल की लड़की से फ्लर्ट किया जा सकता है क्या? खैर, मैं अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम काम सीखो। एबी वहाँ से चला जाता है और जुनसू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इला तो वही खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एबी ने अभी उससे क्या कहा। क्या वो इला से फ्लर्ट कर रहा था या फिर इला 18 साल की है, उसका मजाक बना रहा था? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना नाम उसके साथ जोड़ सकती हूँ? मैं किसी से भी बोल सकती हूँ कि वो मेरा फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड है। ये क्या बात हुई? क्या इसे अपनी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सच तो ये था कि एबी इला से फ्लर्ट कर रहा था। जब वाइफ एक ही ऑफिस में हो तो शायद फ्लर्ट किया जा सकता है। सर, क्या आप मैम से बहुत प्यार करते हैं? ड्राइव करते हुए जुनसू पूछ बैठा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं 10 साल का था जब हमारी शादी हुई थी। मैं तब से ही इला से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी नज़र में वो अभी भी छोटी सी लड़की ही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने अब तक की ज़िंदगी में एक ही लड़की को प्यार किया है। सर, क्या सच में मुझे उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी? एबी कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम दोनों फ्रेंड रहोगे तो इला को भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, और तुम भी हमेशा चुपचाप रहते हो, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। तुम दोनों एक जैसे ही हो और तुम दोनों मेरे लिए फैमिली ही हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों एक ही एज के हो तो तुम दोनों को बेटर फील होगा। मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है जुनसू। थैंक्स सर, मैं आपका यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। उधर इला ऑफिस में अकेले बोर हो रही थी, लेकिन लंच के समय यांग उसके पास आई। चूँकि इला अभी तक सिर्फ यांग को ही जानती थी, तो वो खुद यांग से बात करना चाहती थी, क्योंकि एवी ने उससे कहा है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब हैंडल कर सकती है। यांग ने कहा, अब तुम ठीक हो? इला ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ मेडिसिन और लेनी है। कुछ खास बात नहीं थी, बस मुझे पीरियड पेन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। अब सब ठीक है, यांग ने बताया। उस दिन ऑफिस के सभी लोग डर गए थे तुम बेहोश हो गई थी, और सर तो पहली बार किसी के लिए इतना फिक्रमंद दिखे। वो शायद रो भी रहे थे, लेकिन वो रो क्यों रहे थे? यांग की बातों से इला चुप थी, और यांग में भी कुछ और पूछने की हिम्मत ना थी। हालांकि वो और जानना चाहती थी। कहीं न कहीं उसका एबी पर क्रश था। वो एबी को बहुत लाइक करती थी। उसे आज भी याद है जब 5 साल पहले एबी ने पहली बार उसके काम की तारीफ की थी। वो वर्ड्स आज भी यांग के यादों में ताज़ा। यांग ने पूछा, तुम भी हमारे साथ लंच करो? जवाब में इला कहती है, लेकिन मैं यहाँ किसी को अभी जानती भी नहीं हूँ। यांग बोलती है, बस इतनी सी बात? और वो एक झटके से इला का हाथ पकड़कर खींचते हुए लंच रूम की तरफ ले जाती है। वहाँ पहुँचकर कहती है, सुनो सुनो सब लोग, हमारे साथ एक नया मेंबर भी है। सभी ने एक एक करके इला से जान पहचान की और साथ मिलकर लंच कर लिया। इला यांग से काफ़ी इम्प्रेस भी थी और खुश भी थी, क्योंकि अब उसे ऑफिस में बोर महसूस नहीं हो रहा है। शाम के 6 बज चुके हैं और इला एबी का वेट कर रही है। सब अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन एबी अभी तक वापस नहीं आया। इला बहुत डर रही है कि वो घर कैसे जाएगी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताइए, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।